अब बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट की। फेसलेस असेसमेंट की पूरी स्कीम, ई असेसमेंट जिसे आप बोलते हैं, ये पूरी की पूरी स्कीम फाइनलाइज हो गई है और ये पूरी की पूरी स्कीम हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होती है। मैंने इस स्कीम को चार्ट फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की आप लोगों को। हम लोग बहुत सारे टेबल देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, रादर चार्ट नहीं बोलना चाहिए, फ्लो चार्ट बोलना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब हम सेक्शन 143(3) से स्टार्ट करते हैं। 143(3) में आपके असेसमेंट के लिए 143(2) में आपको नोटिस दिया जाता है, सर्व किया जाता है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बराबर। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021, तो 30 सितंबर 2021 तक के नोटिस दिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, बराबर। ये डेट तक के आपको नोटिस दिया जाएगा, सर्व करेंगे 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और हमने पढ़ा कि आपका जो ऑर्डर है वो 143(3) में पास किया जाएगा और ये ऑर्डर आपका 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर पास हो जाना चाहिए, बराबर। 31 मार्च 2022 तक के ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, बराबर। सो ये वीडियो उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे अज्यूमिंग कि आपने ये सारे के सारे असेसमेंट्स पढ़ लिए। अब ये नोटिस कौन देगा और ये असेसमेंट कौन करेगा, ये कंसेप्ट समझिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 सेंटर्स बना दिए, 2 बॉडीज बना दी, एक सेंट्रलाइज बॉडी और एक रीजनल बॉडी है। सेंट्रलाइज बॉडी को बोलेंगे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, मैं हर जगह लिखूंगा NFAC, ठीक है। और दूसरा रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जिसे हम बोलेंगे RFAC, ठीक है। ये आपको हर स्टेट में मिलेगा, ये कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। अब ये जो रीजनल असेसमेंट सेंटर्स है, इनके अंदर 4 यूनिट्स होंगे। एक वो जो असेसमेंट करेगा, आपका असेसमेंट के दौरान आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसे वेरिफिकेशन की जरूरत है, जैसे क्रेडिटर्स का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। TDS में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सामने वाली पार्टी ने TDS पे कर दिया है तो, और आप TDS पे करना डिडक्ट करना भूल गए थे, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, हमने पढ़ा था, पर इसको भी वेरिफिकेशन लगेगा। ये सब करेंगे वेरिफिकेशन यूनिट्स, समझिए। यानी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं उसे अगर वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये सही है या नहीं, ये पूरा वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, ज्वेलरी का वैल्यूएशन, यानी जहां पे भी वैल्यूएशन वगैरह का काम है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का काम है, ये सब काम कौन करेगा, टेक्निकल यूनिट्स। रिव्यू यूनिट रिव्यू करेगा असेसमेंट ऑर्डर को कि क्या ये असेसमेंट ऑर्डर सही बना है, क्या इसे वापस से चेक करने की जरूरत है। इसका काम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले बाकी सब समझ गए। हर चीज में ये कॉमन पार्टी है, यानी कि असेसी के साथ में कांटेक्ट हमेशा यही लोग करेंगे। तो एक तो तरफ रहेगा असेसी, ठीक है, एक तरफ रहेगा रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, और इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा NFAC। NFAC असेसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और रीजनल सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। NFAC में लगा होगा एक ऑटोमेटेड सिस्टम। ये ऑटोमेटेड सिस्टम डिसाइड करेगा कि काम कौन से असेसमेंट यूनिट को देना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट यूनिट्स पूरे इंडिया में फैले हुए रहेंगे। तो नॉर्थ का असेसमेंट साउथ में जा सकता है, ईस्ट का असेसमेंट वेस्ट में जा सकता है, समझ गए। अगर असेसमेंट यूनिट बोलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की जरूरत है, तो असेसमेंट यूनिट के सपोर्ट के लिए ये 2 बनाए गए। तो वेरिफिकेशन यूनिट जो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये भी NFAC डिसाइड करेगा। उनके अंदर में जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो कुछ भी मैनुअल नहीं होगा, ऑटोमेटेड सेंटर डिसाइड करेगा किसके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ऑटोमेटेड सिस्टम डिसाइड करेगा कि अगर टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो कौन से टेक्निकल यूनिट के पास जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड, ठीक है। अब RFAC के अंदर में कौन है, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, ये भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोई कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। असेसमेंट यूनिट को जो बात करना है NFAC को बोलेगा, वो बोलेगा मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत है, वो NFAC को बोलेगा, NFAC वेरिफिकेशन यूनिट को बोलेगा ये काम करके दो। वेरिफिकेशन यूनिट अपनी रिपोर्ट NFAC को देगा, NFAC असेसमेंट यूनिट को अपनी रिपोर्ट देगा। असेसमेंट यूनिट बोलेगा कि टेक्निकल वैल्यूएशन की जरूरत है, वो NFAC को बोलेगा, NFAC टेक्निकल यूनिट को बोलेगा, टेक्निकल यूनिट NFAC को बोलेगा, NFAC वो रिपोर्ट असेसमेंट यूनिट को दे देगा। आप समझ रहे हैं फ्लो पूरा। और NFAC भी मैन्युअली नहीं करेगा, ये सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम से होगा। यानी पूरा का पूरा जो ब्राइबरी का जो स्कोप है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लो में, ठीक है।
चलो रिव्यू यूनिट का केस मैं बताता हूँ क्या करेगा। अब इन्होंने एक एक स्टेप करके, मैंने पूरा का पूरा लिखा है, एक एक स्टेप करके समझिए कंसेप्ट को। एनएफएसी आपको 143(2) का नोटिस सर्व करेगा। आप नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस का रिप्लाई करोगे, मिलने के रिसिप्ट मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई करोगे कि हाँ भाई मेरे को नोटिस मिल गया। समझ गए? सिर्फ इतना ही रिप्लाई करना है, यस द नोटिस इज रिसीव्ड। ठीक है, आप एनएफएसी को ये इन्फॉर्म कर दोगे, एनएफएसी आपको नोटिस दे रहा है, आप 15 दिन के अंदर रिप्लाई कर दे रहे हो। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स से आपने कर दिया, क्लियर, आपने रिटर्न फाइल किया है, 143(3) में आपका असेसमेंट हो रहा है, 143(2) का नोटिस आपको सर्व किया गया, आपने 15 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया कि यस मुझे नोटिस सर्व हो गया है। समझ गए? अब एनएफएसी, ये आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट है, एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मैं जो फ्लो बता रहा हूँ वो फ्लो के साथ में चलिए। ठीक है, आपका रिप्लाई आ गया। अब एनएफएसी स्टेप 1 ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से एक असेसमेंट यूनिट को आपका केस एलोकेट कर देगा। समझ गए? आपका केस एलोकेट हो गया। एनएफएसी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से एक असेसमेंट यूनिट को आपका केस एलोकेट कर देगा। सारे रिटर्न्स वगैरह सब उसके पास आ गए और वो देखेगा, उसे जो लेजर्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, जो भी चाहिए, ये वो पूरा का पूरा एनएफएसी को इन्फॉर्म करेगा। स्टेप 2 कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। एनएफएसी असेसी को बोलेगा, एनएफएसी असेसी को बोलेगा कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। रेड लाइन, ब्लू लाइन पहला वाला है, ब्लू लाइन पहला वाला हो गया, रेड लाइन दूसरा हम लोग चल रहे हैं। असेसी ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एनएफएसी को प्रोवाइड करेगा। स्टेप 4, समझ गए? अगर असेसी बोलता है नहीं मुझे ओरली सुनने का मौका दीजिए, मुझे ओरली सुनने का मौका दीजिए, तो असेसी एनएफएसी को बोलेगा कि नहीं मुझे फिजिकल प्रेजेंस पे जाना है। अगर एनएफएसी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात नहीं हो रही है। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, असेसी को लगता है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के सामने वाले को समझेगा नहीं, मुझे खुद फिजिकली सुनना ज़रूरी है, तो असेसी बोल सकता है कि प्लीज़ मुझे फिजिकली सुनिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुना जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अपने ऑफिस से कर लीजिए, या फिर एनएफएसी का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर्स बने हुए रहेंगे, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा लेंगे। समझ गए आप पूरा का पूरा क्या हो रहा है? ठीक है, तो आपका केस ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से किसको मिल गया? असेसमेंट यूनिट। असेसमेंट यूनिट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन मंगा रहा है एनएफएसी से। एनएफएसी आपको कॉल कर रहा है, आप असेसी हो, मेरे पूरे एग्जाम्पल में आप असेसी हो, तो आपको कॉल कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए एनएफएसी को। एनएफएसी वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा किसको? असेसमेंट यूनिट को। ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, एनएफएसी अगर परमिशन देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है, बाकी असेसिंग ऑफिसर से मिलने नहीं देंगे बेसिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो करना है। ठीक है, चल पहला स्टेज क्लियर, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज, डायग्राम बनी हुई है, देखिए मत, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा चलिए। अब असेसमेंट यूनिट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, यहाँ से स्टार्ट करना है। असेसमेंट यूनिट को लगता है नहीं यार कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत है या कोई टेक्निकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट चाहिए। वो क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था? एनएफएसी को बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वेरिफिकेशन करना है। ऑटोमेटेड असिस्टेंस सिस्टम से, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से एनएफएसी वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट्स को केस आपका एलोकेट कर देगा असेसमेंट ऑफिसर के थ्रू। वेरिफिकेशन यूनिट को तो आपके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन मंगा लेगा लेटर भेज के, जो नॉर्मली होता है। टेक्निकल यूनिट जिसे वैल्यूएशन करना है, अगर बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है तो वो तो आएंगे आपके यहाँ पे, वो आएंगे। इसे तो फेसलेस नहीं कर सकते, ये कैसे फेसलेस करेंगे? वैल्यूएशन करना है, ज्वेलरी का वैल्यूएशन करना है, लेट से बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का काम है, वो तो बिल्स के थ्रू हो जाएगा। वो लोग आएंगे असेसी के यहाँ पे, वेरिफिकेशन करेंगे, चले जाएंगे। समझ गए? अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, तो वो लोग इंफॉर्मेशन एनएफएसी को बोलेंगे कि हमें ये प्रोवाइड कीजिए। एनएफएसी को वो पूरा कम्युनिकेशन एनएफएसी से करेंगे। असेसी के यहाँ पे जाना है, हम विजिट के लिए जाएंगे, ये भी वो एनएफएसी को बताएंगे और एनएफएसी एसएसी को बताएगा। हर चीज में बीच में एनएफएसी बैठा रहेगा। ठीक है, एनएफएसी इन्फॉर्म करेगा असेसी को कि ये वेरिफिकेशन, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। असेसी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? एनएफएसी को। हाँ, बिल्डिंग वैल्यूएशन के लिए आए तो वो तो सामने ही हो रहा है।
अब वो वाले पार्ट को भी ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए DIR लाया गया। DIR हम लोगों ने पढ़ लिया, बराबर। DIR मैंने पहले पढ़ाया, इस वीडियो के अंदर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिकली पूरा डॉक्यूमेंटेड रहेगा कि वो लोग भी जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो इमीडिएटली ऑन रिकॉर्ड लिख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, ये डायग्राम समझ में है क्या हुआ। असेसमेंट यूनिट को ज़रूरत थी असेसमेंट के लिए कुछ वेरिफिकेशंस की, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की, उसने NFAC को बोला। NFAC ने ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से वेरिफिकेशन यूनिट को बोला, टेक्निकल यूनिट को बोला, ठीक है। ये पूरा का पूरा PPT मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो पूरा का पूरा PPT है, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ उसके साथ आपको मिल जाएंगे, तो इसका कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग से आप लोग डायग्राम बनाने के पीछे अभी कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, कंसेप्ट समझिए। तो असेसमेंट यूनिट NFAC को बोलता है। NFAC ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट को अलॉट कर देगा। उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए NFAC को बोलेंगे असेसी से इन्फॉर्मेशन लाइए। NFAC असेसी से इन्फॉर्मेशन मांगेगा, असेसी NFAC को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। चलो, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये लोग अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ये लोग अपनी रिपोर्ट NFAC को दे देंगे, ठीक है। ये लोग अपनी रिपोर्ट NFAC को दे देंगे। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। ये लोग अपनी रिपोर्ट NFAC को देंगे। सबमिट रिपोर्ट टू NFAC, स्टेप 6, ठीक है। और NFAC ये रिपोर्ट असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा अपनी जो भी वेरिफिकेशन वगैरह की रिपोर्ट आई। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर। जो पहले असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली इन लोगों से कोऑर्डिनेट करता था, अब सब कुछ NFAC के थ्रू हो रहा है, और NFAC में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे, ठीक है। असेसमेंट यूनिट का असेसमेंट हो गया यहाँ तक, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई वेरिएशन नहीं आई, किसी भी प्रकार की जो इनकम असेसी ने दिखाई थी वही इनकम असेसमेंट यूनिट की निकल रही है, वो बोल रहा है कोई चेंज नहीं निकल रहा, असेसमेंट यूनिट अपनी रिपोर्ट NFAC को दे देगा। उसे बोलते हैं ड्राफ्ट ऑर्डर। ड्राफ्ट ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर NFAC को दे देगा, समझ गए। NFAC के पास यहाँ पे एक टूल रहेगा, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये केस स्क्रूटनी में आया था तो कोई रीजन होगा उसका, वो टूल असेसमेंट ऑफिसर की, असेसिंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको पूरा का पूरा एग्जामिन करेगा, टूल ऑटोमेटेड। अगर उसे लगता है नहीं यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बराबर चेक नहीं हुई है, शायद असेसिंग ऑफिसर ने बराबर चेक नहीं किया है, यहां रोल आया रिव्यू यूनिट का। ये उठा के अपनी रिपोर्ट रिव्यू यूनिट को भेज देगा, ठीक है। ये उठा के इस रिपोर्ट को, ड्राफ्ट ऑर्डर को रिव्यू यूनिट को भेज देगा, समझ गए। ये पूरा कितने समय में करना है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तब तक के ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ये सब कुछ उस दौरान में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिव्यू यूनिट इस रिपोर्ट को देखेगा, अगर उससे लगता है नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ही इज इन एग्रीमेंट विद असेसमेंट यूनिट, वो NFAC को बोल देगा यस आई एम इन एग्रीमेंट विद द रिपोर्ट, स्टेप 3। ये ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल करके NFAC असेसी को बता देगा यहां पे क्या हो रहा है, नो वेरिएशन, या फिर जो वेरिएशन है उसमें रिफंड बढ़ा दिया गया, लॉस बढ़ा दिया गया, मतलब इट इज फेवरेबल टू द असेसी, फेवरेबल टू द असेसी, ठीक है। अगर फेवरेबल टू द असेसी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, यहां तक कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की जरूरत नहीं है। NFAC फाइनल रिपोर्ट बना देगा इन आइदर केस, अगर असेसमेंट यूनिट से रिपोर्ट आई और वो जो आपका ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल है वो बोलता है ठीक है ये रिपोर्ट, तो भी फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। उसको लगता है नहीं बराबर नहीं है और रिव्यू यूनिट को भेज दिया और रिव्यू यूनिट से रिप्लाई आया कि ठीक है ये रिपोर्ट, तो फाइनल ऑर्डर बना देगा, समझ गए। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम सिंपल, ठीक है। समझ रहे हैं, हर चीज में बीच में NFAC बैठा है। स्टेप 5, अगर रिव्यू यूनिट, ये ड्राफ्ट ऑर्डर आया, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल से रिव्यू यूनिट के पास गया, रिव्यू यूनिट बोलता है कि नहीं यार इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, रीअसेसमेंट कराइए, असेसमेंट वापस कैरी आउट कराइए। असेसी को नहीं बताया, असेसी को नहीं मालूम ये सब बातें। जितने सबमिशन असेसी से आए थे, ड्राफ्ट ऑर्डर जो असेसमेंट यूनिट का था, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, जो भी कुछ आया था, ये सब एक दूसरे असेसमेंट यूनिट को भेज दिया जाएगा। अगर रिव्यू यूनिट बोलता है कि गड़बड़ है, स्टेप 3 विल इंटीमेट इट्स नॉन एग्रीमेंट विद द ड्राफ्ट ऑर्डर, इंटीमेट करेगा किसे, NFAC को। रिव्यू यूनिट भी किससे बात कर रहा है, NFAC से, हर एक जन NFAC से बात कर रहा है। तो NFAC को अगर लगता है कि नहीं यार इसमें गड़बड़ है, अब वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट किसको दे देगा, नए असेसमेंट यूनिट को दे देगा। अब नया असेसमेंट यूनिट वापस इस कहानी में आ गया,
उसे कुछ और वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, वेरिफिकेशन यूनिट, कोई और टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, टेक्निकल यूनिट, कोई और सबमिशंस चाहिए, एसएससी से मंगाएगा। पूरी की पूरी इसी कहानी पे वापस आ गए हम लोग, समझ गए। तो ये सब कुछ वो करवा सकता है। और अब उसको जो रिपोर्ट लगती है वो रिपोर्ट वो भेज देगा एनएफएसी को। सबमिट फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर टू एनएफएसी। ये लोग सब ड्राफ्ट ऑर्डर दे रहे हैं, फाइनल ऑर्डर कोई नहीं दे रहा। एनएफएसी अपना ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल में देखेगा, अब तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 2 बार असेसमेंट हो चुका है, वो फाइनल ऑर्डर एसएससी को भेज देगा। अगर प्रीजुडिशियल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। अगर प्रीजुडिशियल है तो अभी हम समझेंगे क्या होगा, यहां तक समझ गए। सो एवरीथिंग गोज फ्रॉम एनएफएसी 143 टू एसएससी को जा रहा है एनएफएसी से। वो 15 दिन में एनएफएसी को बोल रहा है हाँ भाई मिल गया तुम्हारा लेटर मिल गया। अब वो एनएफएसी क्या करेगा, एनएफएसी एक असेसमेंट यूनिट को ये केस एलोकेट कर देगा। वो असेसमेंट यूनिट असेसमेंट करेगा। उसे अगर कोई रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एनएफएसी को बोलेगा एसएससी से मंगा लीजिए। उसे वेरिफिकेशन चाहिए, वेरिफिकेशन यूनिट के लिए एनएफएसी को बोलेगा। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए एनएफएसी को बोलेगा। एनएफएसी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से वेरिफिकेशन यूनिट वगैरह को फाइनल कर लेगा। वो लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनएफएसी को बोलेंगे एसएससी से इन्फॉर्मेशन मंगाइए, समझ गए। असेसमेंट यूनिट अपना फाइनल ऑर्डर बनाएगा, भेज ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफएसी को भेजेगा। एनएफएसी अपने रिपोर्ट सिस्टम में चेक करेगा कि इसमें कोई गड़बड़ है क्या। अगर गड़बड़ है तो वो रिव्यू यूनिट को भेजेगा, अगर गड़बड़ नहीं है तो सीधा एसएससी को फाइनल ऑर्डर भेज देगा। रिव्यू यूनिट देखेगा, अगर उसे कोई गड़बड़ नहीं लगती वो एनएफएसी को बोल देगा बराबर है, एनएफएसी फाइनल ऑर्डर भेज देगा। अगर रिव्यू यूनिट को लगता है नहीं गड़बड़ है तो दूसरे असेसमेंट यूनिट के पास ये केस चला जाएगा, ठीक है। वापस पहले के प्रोसीजर्स शुरू। अगर वेरिएशन है और वो प्री जुडिशियल है, एसएससी को वेरिएशन निकला और वो एसएससी को प्री जुडिशियल है, इसके पास ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया, इसके आगे बढ़ना है। अब वो एसएससी को बोलेगा देखो हम तो आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं, हम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, शो कॉज दे देगा क्यों ये टैक्स लाइबिलिटी आप पे ना लगाई जाए, क्यों आप पे इंटरेस्ट ना लगाया जाए, क्यों आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाए। प्री जुडिशियल है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। एसएससी इसका रिप्लाई करेगा। अभी तो ये समझ के चलो रिप्लाई करेगा। एसएससी रिप्लाई करेगा, सबमिशंस देगा। वो जो सबमिशन देगा एनएफएसी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से किसी और असेसमेंट यूनिट को ये सबमिट कर देगा, या हो सकता है उसी को वापस कर दे, हो सकता है वही यूनिट को वापस कर दे। वो असेसमेंट यूनिट चेक करेगा, अगर उसे लगता है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो फाइनल ऑर्डर एनएफएसी को दे देगा। फॉर एग्जांपल एसएससी ने 1 करोड़ की इंफॉर्मेशन रिटर्न फिल की थी, असेसमेंट यूनिट बोलता है नहीं 2 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, इसने सबमिशंस दिया। सबमिशन में असेसमेंट यूनिट को लगता है कि नहीं 1 करोड़ ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट किया ड्राफ्ट ऑर्डर, ये ड्राफ्ट ऑर्डर पे वो फाइनल ऑर्डर बना देगा और फाइनल ऑर्डर एसएससी को भेज देगा। अगर उसे लगता है नहीं 1.5 करोड़ होना चाहिए, तो भी 2 करोड़ के कंपैरिजन में 1.5 करोड़ इज लेस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप दे चुके हैं, सबमिशंस भी आ गए, सबमिशंस के हिसाब से 1.5 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ये 1.5 करोड़ की इनकम वो एसएससी को बोल देगा भैया तेरी 1.5 करोड़ की इनकम है, फाइनल ऑर्डर भेज देगा। जहां गड़बड़ लगी रिव्यू यूनिट है, पीछे के प्रोसीजर्स, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए। पर अगर इस इंफॉर्मेशन पे लगता है कि नहीं 2.5 करोड़ की इनकम होना चाहिए, एसएससी के सबमिशन से उसको पता चला कोई और भी इनकम है जो हाइड हो गई है, उसने वो भी इनकम पकड़ ली, 2.5 करोड़ ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा, एनएफएसी को वापस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, वापस से एसएससी सबमिशन दे सकता है, प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर एसएससी सबमिशन नहीं देता है 1 2 3 4, तो एनएफएसी वो 2 करोड़ पे फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, एसएससी पे टैक्स निकाल देगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब निकाल देगा, समझ गए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, एसएससी ने कोई सबमिशन ही नहीं किया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, हम तो यही मानेंगे, हम तो यही मानेंगे। क्लियर है, समझ में आया क्या हुआ स्टेप 6 में। चलो प्रोसेस समझ गया पूरा का पूरा क्या हुआ फेसलेस असेसमेंट में, ओके। अब आते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पे। होता क्या है कि कुछ केसेस में स्पेशली फॉरनर्स दिमाग में रखिए, मैंने पर्सन्स कवर्ड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर भी लिखा है, कंसेप्ट समझने के लिए फॉरनर्स दिमाग में रखिए। फॉरनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में उनके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट असेसिंग ऑफिसर ने निकाला तो उनको परेशान किया जाता है कि आप ये सबमिशंस दीजिए, फिर सबमिशंस वो लोग देते हैं, फिर वो एक ऑर्डर पास कर देता है जो
जो जिसके ऊपर टैक्स निकल जाता है एनआर पे, फिर एनआर को सीआईटी अपील जाना पड़ता है, फिर आईटैट जाना पड़ता है, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इन्होंने एक डीआरपी मैकेनिज्म निकाला। डीआरपी मैकेनिज्म मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के अंदर में वो लोग अगर जाते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के अंदर कमिश्नर्स बैठे हैं, वो कमिश्नर्स ऑर्डर पास करेंगे, समझ रहे हैं, वहां पे कमिश्नर्स बैठे हैं, वो कमिश्नर्स ऑर्डर पास करेंगे। ये ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग डायरेक्शंस देंगे बेसिकली। अभी तो बस आप एक रफ आइडिया दिमाग में रखिए। वो ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकता, पर असेसी अपील कर सकता है। अल्टीमेटली एनआर को ये रिलैक्सेशन मिल गया कि अब डिपार्टमेंट आगे अपील करके उनको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। उनका ये पूरा का पूरा हेडेक खत्म हो गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में क्या होता है, एनआर, फॉरेन कंपनीज, तीसरा वाला इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए, असेसिंग ऑफिसर इन लोगों को ड्राफ्ट ऑर्डर भेजता है, कभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं भेजता। इनके अगेंस्ट में जो भी वो एक्शन ले रहा है उस पर हमेशा ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा। वो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में ये एनआर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर कर देते हैं तो असेसिंग ऑफिसर चुप बैठ जाएगा, वेट करेगा डीआरपी का, समझ गए। अब इसमें ई असेसमेंट कैसे होगा, डीआरपी क्या करेगा, डीआरपी में फिजिकल चलिए अभी, फर्दर इंक्वायरी जो उसे लगती है वो करेगा, वो कंफर्म कर सकता है कि नहीं असेसिंग ऑफिसर ने जो किया वो सही है, वो लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, एनहांस कर सकता है। अगर एनहांस करेगा तो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, और अगर रिड्यूस करेगा तो असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। सुनेगा दोनों की। वो ऑर्डर पास नहीं करेगा, वो डायरेक्शंस देगा असेसिंग ऑफिसर को कि आप ये ऑर्डर पास कीजिए, और ये डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग रहेंगे, डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं करेगा डीआरपी को आईटैट वगैरह में, पर असेसी आईटैट में जा सकता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीधा आईटैट, सीआईडी अपील्स नहीं, सीधा आईटैट, ठीक है। अगर डीआरपी के पास नहीं जाता है असेसी तो वो सीआईटी अपील्स के पास जा सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब ऐसे में क्या होगा, यहां से देखिए एनएफएसी फाइनल ऑर्डर नहीं देगा ऐसे एसएसीज को, एनआर को, फॉरेन कंपनीज को फाइनल ऑर्डर नहीं देगा, वो ड्राफ्ट ऑर्डर देगा, ड्राफ्ट ऑर्डर। असेसी ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन डीआरपी को फाइल कर सकता है। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन करना है 30 डेज के अंदर डीआरपी के पास फाइल कर सकता है। हम ई असेसमेंट इस पार्ट पे, यहां पे नहीं है हम ई असेसमेंट पे, ठीक है। डीआरपी अपना पूरा ऑर्डर पास कर देगा, ये हम नहीं पढ़ रहे इस वीडियो में, पर वो अपने डायरेक्शंस देगा। वो डायरेक्शंस किसको देगा, अब वो डायरेक्शन देगा एनएफएसी को। और रिमेंबर वन पॉइंट, 1 अप्रैल 2021 से इट विल बी मैंडेटरी कि सारे ऑर्डर्स इसी प्रोसेस के थ्रू पास हो, फिजिकल ऑर्डर्स वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, ठीक है। तो डीआरपी एनएफएसी को डायरेक्शन दे देगा, एनएफएसी इस डायरेक्शंस को असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा, उसके बेसिस पे असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। एनएफएसी भी कुछ नहीं कर सकता, वो चुपचाप फाइनल ऑर्डर बना के एसएससी को दे देगा, खत्म, सिंपल कहानी। ये डीआरपी के केस में होगा। यहां तक समझे, यहां तक के पूरा का पूरा समझे, ओके। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा केस है जहां पे ई असेसमेंट हो ही नहीं सकता, फिजिकल असेसमेंट करना ही पड़ेगा? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हम ये जो पूरा ई असेसमेंट पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, 143.3, 144, 147, हम कोई सर्च एंड सीजर के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी। सर्च तो फिजिकल होगा, हाँ, उसके आगे सर्च का जो असेसमेंट है, वो पूरी की पूरी कहानी अलग। पर यहां हम ये असेसमेंट, ये 3 सेक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं, समझ गए। अब देखिए, अगर जहां एनएफएसी को लगता है कि नहीं फिजिकल ही असेसमेंट करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ये असेसमेंट हो सके, एनएफएसी सीबीडीटी से परमिशन लेगा, बोर्ड से। वो परमिशन मिलती है तो ही फिजिकल असेसमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ब्राइब का स्कोप खत्म, यानी ऐसा नहीं कि किसी कमिश्नर को बोला और ये फिजिकल असेसमेंट करवा दिया, पूरा ब्राइब का स्कोप ही खत्म, आपको सीबीडीटी से परमिशन लेना है सीधा, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं उन केसेस में जहां पे असेसी सबमिशंस नहीं देता। कब कब ऐसा हो सकता है, चलो आओ। स्टेप 1 है, एनएफएसी ने 143.2 इशू किया, आपने 15 दिन में रिप्लाई नहीं किया। 143.2 के अगेंस्ट में आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है। केस नंबर 3, 142 सेक्शन में आपको बोला गया था कि रिटर्न फाइल कीजिए,
अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तब तो ठीक, फिर 143(2) हो जाएगा। अगर नहीं फाइल किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। आपने रिटर्न फाइल किया है पर हमने आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगी, आपने प्रोवाइड नहीं की, 143(2) में आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, इन सभी केसेस में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अब देखो, एक तो यहां आपने नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। असेसमेंट यूनिट एनएफएसी से इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि एसएससी से मंगाइए, एसएससी नहीं दे रहा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। केस नंबर 2। केस नंबर 3, वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा एसएससी। केस नंबर 4, यहां तो कुछ नहीं है, ये आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया गया, आप ये भी नहीं आएगा, ये भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी नहीं है, यहां तो सीधा फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। ठीक है, पहले के पूरे केसेस है, ये पूरा का पूरा यहां पे दिया हुआ है। अब क्या हुआ, एनएफएसी एसएससी को नोटिस दे रहा है, आप इसका रिप्लाई दे रहे हो जो कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो हमने पहले जो पढ़ा वो सब हो जाएगा, जो हमने अभी तक के पढ़ा 143(2) में। अगर नॉन सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है या आपने रिप्लाई नहीं किया, अब क्या होगा, आप पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होगा, चलो मैं ले लेता हूं पिंक कलर का पेन। एनएफएसी असेसमेंट यूनिट को बोलेगा असेसमेंट कर दो, उसे जो इन्फॉर्मेशन लग रही है, अगर एसएससी से मिल रही है तो ठीक, नहीं तो जो एनएफएसी के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दे देंगे, वो इस इन्फॉर्मेशन पे ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफएसी को दे देगा। अब एसएससी से कोई बात नहीं की जा रही, अब एसएससी से कोई बात नहीं की जा रही। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना था, दे दिया। ये रिव्यू यूनिट के पास गया, रिव्यू यूनिट को लगता है सही है, ठीक, नहीं लगता है सही तो वो एनएफएसी को बोलेगा वापस से असेसमेंट कराइए, वो वापस से असेसमेंट कराएगा। समझ गए? रीअसेसमेंट के बाद एनएफएसी जो भी होगा फाइनल ऑर्डर, वो फाइनल ऑर्डर का सबमिशन एसएससी को दे देगा। एसएससी को शो कॉज कब देगा, एसएससी को शो कॉज कब देगा, सिर्फ एक केस है जब शो कॉज नहीं देगा। आपको बोला था रिटर्न फाइल कर दो, आपने नहीं फाइल किया, तब शो कॉज नहीं देगा, सीधा फाइनल ऑर्डर दे देगा। बाकी सब केसेस में शो कॉज देना पड़ेगा। बराबर, आपने रिटर्न फिल किया था, आप पे 144 आपसे कुछ सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, आपने नहीं दिए, 144 करने से पहले शो कॉज देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। बराबर, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपको बोला रिटर्न फाइल कर दो, आपने कर दिया, 142 में आपको रिटर्न फाइल करने बोला था, आपने कर दिया रिटर्न फाइल। समझ गए? अब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद फर्दर सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे, 144 हो सकता है आप पे। समझ गए? तो ये कुछ केसेस है जहां पे 144 हो सकता है। ये है पूरा आपका ई असेसमेंट। सर सेक्शन 147 तो बताया नहीं आपने, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। 147 में पहले 148 में रिटर्न फाइल करने बोला पड़ेगा। चलो, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कहानी यही है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। एनएफएसी एसएससी को 148 पे बोलेगा रिटर्न फाइल कीजिए, 15 दिन में एसएससी रिप्लाई करेगा हाँ मुझे आपका लेटर मिल गया, और रिटर्न फाइल करने के लिए जो पीरियड दिया रहेगा वो पीरियड में रिटर्न फाइल कर देगा एनएफएसी के पास। समझ गए? एनएफएसी अगर नहीं करता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल कर दिया, एनएफएसी उस रिटर्न को असेसिंग यूनिट को अलॉट कर देगा ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। असेसिंग यूनिट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एनएफएसी को बोलेगा मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, एनएफएसी एसएससी को बोलेगा, एसएससी वो सबमिशंस करेगा। अगर एसएससी सबमिशन नहीं करता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे उसका। समझ गए? 147 अंडर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट यूनिट को अगर कोई वेरिफिकेशन की जरूरत है वो एनएफएसी को बोलेगा, एनएफएसी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट फाइनलाइज करेगा। दोनों को नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को देना कंपलसरी है, जिसका जो काम है। ये लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ये लोग एनएफएसी को बोलेंगे, एनएफएसी एसएससी को बोलेगा, एसएससी इनको इन्फॉर्मेशन देगा, एसएससी नहीं देगा तो 147 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे, 147 144 वाला ऑर्डर पास होगा। ठीक है? या तो डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे रहा है तो वो एनएफएसी को देगा, एनएफएसी वो इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा, वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, एनएफएसी को देंगे, एनएफएसी अपनी रिपोर्ट असेसमेंट यूनिट को देगा, असेसमेंट यूनिट उस रिपोर्ट के बेसिस पे ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफएसी को देगा, एनएफएसी उस ड्राफ्ट ऑर्डर को टेक्निकल एग्जामिनेशन सिस्टम ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम में चेक करेगा। अगर उसे लगता है गड़बड़ है रिव्यू यूनिट के पास भेजेगा, रिव्यू यूनिट बोलता नहीं सही है तो वो एनएफएसी को बोलेगा, एनएफएसी एसएससी को फाइनल ऑर्डर दे देगा। रिव्यू यूनिट बोलता नहीं गड़बड़ है, एनएफएसी दूसरे असेसमेंट यूनिट को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा, वो दूसरा असेसमेंट यूनिट अपनी
रिपोर्ट वाकई पहले की पूरी प्रोसेस के बेसिस पे एनएफएसी को रिपोर्ट देगा। एनएफएसी असेसमेंट यूनिट को असेसी को ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे न्यू असेसमेंट यूनिट एनएफएसी को ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। एनएफएसी असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा अगर ये प्री जुडिशियल हो सके। ठीक है, सिर्फ एक केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगा, कौन सा? जहां 142 में आपको रिटर्न फाइल करने बोला और आपने नहीं किया। ठीक है, सबमिशंस हो गए, आपने पूरे के पूरे सबमिशंस किए, उसके बेसिस पे सबमिशंस असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। असेसमेंट यूनिट उसके बेसिस पे ड्राफ्ट ऑर्डर रिवाइज करेगा। अगर वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, अगर नहीं बढ़ा रहा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक पूरा क्लियर है। डीआरपी का प्रोसेस सेम। सो दिस इज व्हाट ई असेसमेंट इज ऑल अबाउट। आइए, ये ऑफिशियल गैजेट है। ठीक है, मैं साथ में नोट्स में अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए। 13 अगस्त 2020 को ये पूरा का पूरा ऑर्डर आया था। देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने पढ़ा दिया पूरा, वही इसमें लिखा है, अब से पढ़ना है हमें। ये हमारा एनएफएसी है। सर्व नोटिस टू द असेसी। असेसी 15 दिन में इसका रिप्लाई करेगा। असेसी हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न। अब यहां पे क्या लिखा है? यहां लिखा है कि अगर आपका ये असेसमेंट शुरू होने के पहले 139 में वो रिटर्न फाइल कर चुका है, 142 में रिटर्न फाइल कर चुका है, या 148 में रिटर्न फाइल कर चुका है, 143 का नोटिस उसको पहले ही आ चुका है, या फिर उसने फर्निश नहीं किया अंडर 142 रिटर्न, या उसने इनकम 148 वगैरह में रिप्लाई नहीं किया, विल इंटीमेट द असेसी दैट अब ये पूरा का पूरा इस स्कीम में हम आपका असेसमेंट करेंगे। सीधा सीधा अगर पार्ट केस है, पार्ट केस पेंडिंग वाला केस है, तो अब हम इन्फॉर्म कर देंगे एसएससी को, भैया तुम्हारा केस अब यहाँ पे मैनेज किया जाएगा एनएफएसी में। एनएफएसी अलॉट करेगा ई असेसमेंट अंडर द स्कीम टू रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। असाइन मेक्स अ रिक्वेस्ट टू एनएफएसी, उनको एनएफएसी को रिक्वेस्ट करना है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ये सब एनएफएसी प्रोवाइड करेगा। रिक्वेस्ट मिली है इन सब चीज़ों के लिए, तो एनएफएसी क्या करेगा? अप्रोप्रिएट नोटिस रिक्वेशन असेसी को देगा, एनी अदर पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन एज द केस में भी। असेसी फाइल करेगा रेस्पॉन्स इस नोटिस का विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। किसको? एनएफएसी को। वेयर द रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग वेरिफिकेशन इज डन, वेरिफिकेशन यूनिट को काम दिया जाएगा। ठीक है, ये भी एनएफएसी असाइन करेगा। कैसे? ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, वो भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। सेंड करेगा रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द वेरिफिकेशन यूनिट। किसको? असेसमेंट यूनिट को। अगर असेसी फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद द नोटिस 142(1) का, 142(2)(a), तो ऐसे में हम उसे नोटिस दे देंगे 144 का कि शो कॉज कि क्यों हम आप पे वेज जजमेंट असेसमेंट ना करें। असेसी इसका रिप्लाई करेगा। अगर असेसी रिप्लाई नहीं करता विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, एनएफएसी फेलियर असेसमेंट यूनिट को बता देगा कि उसका रिप्लाई नहीं आया, 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैरी आउट कीजिए। असेसमेंट यूनिट सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद रिकॉर्ड करेगा, एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा एनएफएसी को। ठीक है, असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा, उसमें पेनल्टी वगैरह भी, पेनल्टी इनिशिएट करना है वो भी बता देगा। एनएफएसी एग्जामिन करेगा ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल के थ्रू, यही लिखा मैंने। फाइनलाइज करेगा असेसमेंट, अगर उसे लगता है कि बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्री जुडिशियल एसएससी को तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। रिव्यू यूनिट को देगा अगर उसे लगता है कि गड़बड़ है तो। रिव्यू यूनिट रिव्यू कंडक्ट करेगा, अगर वो बोलता है कि बराबर है तो एनएफएसी को बोल देगा नहीं सब बराबर है। मॉडिफिकेशन करना है तो वो सजेस्ट करेगा आप रीअसेसमेंट करवाइए। ऑन रिसीविंग द कॉन्करेंस ऑफ रिव्यू यूनिट फॉलो द प्रोसीजर्स लेट डाउन, जो ऊपर दिए थे। ए असेसमेंट शेल कॉल अपॉन रिसीविंग सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन टू एन असेसमेंट यूनिट अदर देन अर्लियर असेसमेंट यूनिट, यानी दूसरे असेसमेंट यूनिट को दे देगा ये केस, अगर रिव्यू में बोला गया नहीं मॉडिफाई कीजिए। बराबर, जो हम लोगों ने लिखा वही पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, वही फ्लो चल रहा है। ठीक है, असेसमेंट यूनिट सारे के सारे फैक्ट्स को कंसिडर करेगा। द असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर कंसिडरिंग द मॉडिफिकेशन सजेस्ट बाय द रिव्यू यूनिट सेंड इट्स ड्राफ्ट ऑर्डर। अब जो नया वाला असेसमेंट यूनिट है वो अपना ड्राफ्ट ऑर्डर भेज रहा है। शैल अपॉन रिसीविंग द ड्राफ्ट ऑर्डर फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन अबव, जो ऊपर प्रोसीजर था वही हो जाएगा। असेसी में इन केस वे शो कॉज नोटिस हैज बीन सर्व्ड अपॉन हिम furnish the response to NFAC on or before the date specified or the extended date if any. Shall
NFAC shall, in case where no response is received, finalize the assessment order. अब ये फाइनल ऑर्डर के पहले शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, शो कॉज नोटिस दे रहे हैं कि भैया तू बता क्यों तेरी इनकम नहीं बढ़ाई जाए, या तो वो रिप्लाई करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा तो फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे. इन एनी अदर केस रेस्पॉन्स रिसीव्ड असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देंगे. असेसमेंट यूनिट टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड मेक अनदर ड्राफ्ट ऑर्डर, NFAC को भेज देगा. NFAC अपॉन सर्विंग द ड्राफ्ट ऑर्डर, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है विथ रेफरेंस टू ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनलाइज कर देगा ऑर्डर को. मॉडिफिकेशन प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी विथ रेफरेंस टू ड्राफ्ट ऑर्डर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अगर वो और इंक्रीज कर रहा है लाइबिलिटी को तो वापस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे. रेस्पॉन्स फर्निश्ड और फिर वापस से पीछे का ही प्रोसीजर पूरा का पूरा वापस शुरू. शैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सेट केस एज द केस में बी. चलो, notwithstanding anything contained, Principal Chief Commissioner or Principal Director General in charge of NFAC may at any stage of assessment if considers necessary transfer the case to assessing officer. फिजिकली पूरा का पूरा वेरिफिकेशन कैरी आउट कीजिए, असेसमेंट फिजिकली होना चाहिए. अगर ऐसा लगता है उनको हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द केस विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड, CBDT की परमिशन लगेगी, मैंने आपको कहा था, तभी फिजिकल असेसमेंट हो सकता है. चलो, एनी पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर आइदर पर्सनली or through authorized representative in connection with proceedings before the income tax authority, NFAC, RAC or unit set up in the scheme, a person not required to appear, आने की ज़रूरत नहीं है आपको. In case where modification is proposed, opportunity of being heard to the assessee, calling upon him show cause why the assessment should not be completed, assessee is authorized representative as the case may be may request personal hearing. वो बोल सकता है कि मुझे पर्सनली सुनने का मौका दीजिए. ठीक है. The Chief Commissioner Director General in charge of the regional unit under whose concern the unit is set up request for personal hearing if he is of the opinion that request covered by the circumstances referred in the said scheme. ये जाने दीजिए, अगर ये मिलता है तो ये कैसे होगा, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा. फिजिकल सुनने का मौका भी टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दिया जाएगा. Any examination or recording of the statement of the assessee अंडर 133A. चलिए, आई होप यहाँ तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा. यहाँ तक के हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है. ठीक है, चलिए, दिस इज फेसलेस असेसमेंट. ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं.